तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं, दिस इज डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट का बंटवारा। कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है तो प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करती है। बंटवारा का मतलब है शेयर होल्डर्स को कैसे देती है, कैसे उस तक वो प्रॉफिट पहुंचता है, क्या प्रोसीजर रहता है। ये पूरा आपने टॉपिक जो है इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अर्लियर 11th 12th में आप पढ़ चुके हैं कि जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को देती है, लेकिन उस कंडीशन में कंपनी का प्रोसीजर क्या रहता है ये चीज आपको नहीं पता है। तो ये इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली इस टॉपिक में आप सीखेंगे कि किस तरह से P&L एप्रोप्रिएशन का यूज हमें करना है, किस तरह से बैंक का यूज करना है, प्रपोजल मेड किया जाएगा। यहाँ पहले एजीएम होती है, एजीएम के अंदर जो कंपनी है प्रपोजल देती है कि हम भी शेयर होल्डर को हम कितना डिविडेंड देना चाहते हैं। वो आपका प्रपोजल अप्रूव भी होगा। देन डिविडेंड बैंक अकाउंट का क्या यूज है, वेरियस अकाउंट्स वगैरह जो है वो आप यहाँ देखेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ईयर एंडिंग होने पर कंपनी जो है वो प्रपोजल रखती है कि हाँ भाई हम डिविडेंड पे करना चाहते हैं। तो उसके लिए P&L अप्रोप्रिएशन से पैसा निकाला जाता है। तो P&L अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया जाता है। आजकल P&L अप्रोप्रिएशन की जगह सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L का यूज किया जाता है। तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू प्रपोज्ड डिविडेंड टू प्रोविजन फॉर CDDT। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए प्रपोजल बना दिया जाता है। सभी प्रोविजन जो होते हैं या प्रपोज्ड होते हैं वो सब आपकी लाइबिलिटी होते हैं, इसलिए उनको क्रेडिट किया जाता है। और उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड CDDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसके लिए भी आप प्रपोजल का जो अमाउंट होता है वो यहाँ लिख लेते हैं, लाइबिलिटी बना देते हैं। अब वो प्रपोजल पे वोटिंग होती है, बहस होती है, सब चीजें, और मान लो प्रपोजल अप्रूव हो जाता है। प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो ये जो आपने क्रेडिट कर रखा है, जो जिसको कि आपने लाइबिलिटी बना रखा है, अभी वो प्रपोज्ड है, अभी वो फाइनल नहीं हुआ। अब क्योंकि वो अप्रूव्ड हो गया, वो फाइनल हो गया, तो अब आप इस जो क्रेडिट किया था उसको तो डेबिट करके कैंसिल कर दो कि हाँ भाई अब ये प्रपोजल की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके आगे से प्रपोज वर्ड हट जाएगा। तो प्रपोज डिविडेंड की जगह हो जाएगा टू डिविडेंड, और प्रोविजन फॉर CDDT की जगह हो जाएगा टू CDDT। यानी अब ये मैच्योर लाइबिलिटीज बन गई हैं। अब आपको इन लाइबिलिटीज को पेमेंट करना होगा, अब ये लाइबिलिटीज बन चुकी हैं। जैसे ही प्रपोजल अप्रूव हो गया, आपने इनके प्रपोज वर्ड हटा दिए और उनको टू डिविडेंड एंड टू CDDT में डाल दिया। उसी दौरान आप एक बैंक से पैसा उतना ही अमाउंट का रिलीज करेंगे और डिविडेंड बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे। क्योंकि जो डिविडेंड के लिए चेक इशू होते हैं वो नॉर्मल बैंक से नहीं होते, उसके लिए पहले सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, दैट अकाउंट इज कॉल्ड डिविडेंड बैंक अकाउंट। और एंट्री की जाती है डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी सेपरेट बैंक अकाउंट बनाती है और इस बैंक से पैसा चला जाता है तो टू बैंक कर देती है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंट्री बनती है डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ अब देखिए ये प्रपोजल अप्रूव हो चुके हैं, और अब इस प्रपोजल का आपको पेमेंट करना है, डिविडेंड का पेमेंट करना है, CDDT का पेमेंट करना है। CDDT तो आपकी लाइबिलिटी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसका पेमेंट गवर्नमेंट को करोगे। गवर्नमेंट को करोगे तो एंट्री क्या करोगे, CDDT अकाउंट डेबिट, जिसको पहले आपने क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दो और टू बैंक कर दो, ये लो जी इसका पेमेंट तो हो गया। नाउ आपको डिविडेंड का पेमेंट करना है, डिविडेंड आपकी लाइबिलिटी है जिसको कि आपने यहाँ क्रेडिट कर रखा है। अब उस लाइबिलिटीज का जब पेमेंट करोगे तो उसको क्या करोगे, डेबिट, तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट। और उसका पेमेंट किससे करोगे, उसका पेमेंट करोगे इस डिविडेंड बैंक अकाउंट से जिसको कि आपने डेबिट कर रखा था, जिसको कि आपने अपनी एसेट्स बना रखा था। यहाँ से आप चेक इशू कर दोगे तो इसको आप करोगे क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है, ये डिविडेंड पेड की एंट्री। इस चेक को जब आप ये जो डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं इसके लिए आप चेक इशू कर रहे हैं, चेक इशू कर रहे हैं, इसके लिए एक स्पेशल टर्म होती है, इसको बोलते हैं डिविडेंड वारंट से इशू करना। यहाँ वारंट से मतलब गिरफ्तारी वाला वारंट नहीं है, यहाँ वारंट से मतलब चेक इशू करने से है। तो ये जो एंट्री है ये डिविडेंड के लिए चेक इशू करने की एंट्री है। इसकी एंट्री होती है डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्वियस है हर स्टेप पे एंट्री होती है, प्रपोजल मेड की क्या एंट्री है, फिर अप्रूवल की क्या एंट्री होती है, फिर डिविडेंड बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराने की क्या एंट्री है, उसके बाद डिविडेंड पेड करने की क्या एंट्री है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की क्या एंट्री है। हर स्टेप पे आपकी एंट्रीज हैं, ये सारी एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। ये एंट्रीज आपको लिख के याद कर लेनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नई एंट्री है, ना तो ये पहले आपने की है ना कभी आगे करेंगे, इसलिए आपको इसको लिख के याद करना ही पड़ेगा। अब कंपनी ने अपनी तरफ से डिविडेंड पे करने की एंट्री कर दी कि हमने भाई सेपरेट अकाउंट बनाकर उसका चेक इशू कर दिए हैं, लेकिन मान लो शेयर होल्डर इंडिया में है ही नहीं, या बीमार है, या उसने उस डिविडेंड के लिए क्लेम ही नहीं किया। तो अब क्लेम नहीं किया तो ऐसा डिविडेंड कहलाता है अनक्लेम्ड डिविडेंड। इसको बोलते हैं क्या, अनक्लेम्ड डिविडेंड, यानी कंपनी तो उसके लिए चेक इशू कर दिए लेकिन शेयर होल्डर ने अभी तक उसको उन चेक्स को किसी कारण से अपने अकाउंट में अभी तक जमा कराया ही नहीं है।
तो इस कंडीशन में डिविडेंड बैंक अकाउंट रीओपन हो जाता है। जो क्रेडिट किया था अभी अपन ने ऊपर, यहाँ अपन ने क्रेडिट किया था टू बैंक अकाउंट, टू डिविडेंड बैंक अकाउंट, ये देखो ये क्रेडिट किया था। तो जब पैसा गया ही नहीं तो उसको वापस से रीओपन करना पड़ेगा। रीओपन करना पड़ेगा तो डिविडेंड बैंक अकाउंट को डेबिट करो, उसको अपनी एसेट वापस से बनाओ। और अनक्लेम डिविडेंड को अपनी लायबिलिटी बना लो कि भाई साहब कंपनी कह रही है कि भाई हमने सोचा था हमारी लायबिलिटी का पेमेंट हो गया, बट हमारी लायबिलिटी का पेमेंट हुआ नहीं है, पर इसमें हमारी गलती नहीं है। दैट्स वाई हम इसको डिविडेंड अकाउंट में ना डालकर अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में डालेंगे कि शेयर होल्डर ने अभी तक क्लेम नहीं किया। इसलिए एक सेपरेट एंट्री बन गई, क्या, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम्ड डिविडेंड, यानी शेयर होल्डर ने अभी तक क्लेम नहीं किया है। ठीक है। अब नाउ कंपनी इस एंट्री को करने के बाद एक पॉइंट और भी आता है कि सर इसको एक काम करें, जो अपन ने डिविडेंड बैंक अकाउंट को ओपन किया है इसके जगह डिविडेंड बैंक में ऐसा लग रहा है कि है ना हमने अभी तक पे नहीं किया है, इससे रॉन्ग इंट्यूशन जा रहा है। इसलिए डिविडेंड बैंक को हम क्या करते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं और इसको एक सेपरेट अकाउंट में डाल देते हैं, अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट। और इसको अपनी एसेट है, ये नया अकाउंट बन गया आपका। क्या अकाउंट बन गया? अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट। अब डिविडेंड बैंक की जगह क्या खुल गया? अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट। अब जब कभी शेयर होल्डर क्लेम करेगा, जब कभी शेयर होल्डर क्लेम करेगा, तब देखो यहाँ अनक्लेम डिविडेंड जो है वो आपकी लायबिलिटी बनी हुई है और अनपेड डिविडेंड आपकी एसेट बनी हुई है, यहाँ पैसा पड़ा है। जब कभी वो क्लेम करेगा तो इन दोनों अकाउंट को अपने आप क्लोज कर दो। कैसे? ये जो अनक्लेम डिविडेंड है इसको आप डेबिट करो, ये अकाउंट क्लोज हो गया। और जो ये अनपेड जिसको आपने डेबिट कर रखा है इसको आप क्रेडिट कर दो, तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। इस तरह से एंट्री बनी अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जब भी शेयर होल्डर क्लेम करेगा, मान लो 2-4 महीने साल भर बाद वो आपको कहता है भाई अब मैंने चेक डाल दिया है, तो अब ऑब्वियस है आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड जो कि आप अब तक लायबिलिटी मान के चल रहे थे उसका पेमेंट हो गया। और अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट में आपने वो पैसा रख छोड़ा था जो जिसका की पेमेंट अभी तक नहीं हुआ था, उसको क्रेडिट कर दो, अब उसका भी पेमेंट हो गया, तो उस अकाउंट में भी अब पैसा नहीं बचेगा। इस तरह से ये आपको 7 साल तक ये राइट होता है, यानी 7 साल तक शेयर होल्डर जो है ये पैसा अपना क्लेम कर सकता है। अगर 7 सालों तक उसने क्लेम नहीं किया तो फिर ये पैसा लैप्स हो जाता है। लैप्स हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के पास चला जाएगा, कंपनी के पास तो ये छोड़ा हुआ तीर है, वापस कभी नहीं जा सकता। ये पैसा अब जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उनका एक फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ये पैसा सारा का सारा उसमें चल जाता है, जिससे अपन ने 12th इकोनॉमिक में कहीं एक वर्ड पढ़ा था एस्चीट, ESCHEAT। एस्चीट जो है अकाउंट है उसमें चल जाता है कि हाँ भाई जिस पैसे का कोई नहीं वो पैसा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट वो पैसा लेती है। इसके लिए 7 सालों का वक्त होता है। तो जब भी क्लेम किया जाएगा तब ये एंट्री होगी, और अनक्लेम होने पे भी यही एंट्री होगी। मान लो 7 साल बीत गए और कुछ नहीं हुआ तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है फिर इन दोनों अकाउंट को क्लोज करो, पैसा हमको दे दो। तो यही एंट्री होने के बाद ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड में चला जाता है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट इसमें आपका आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीम डिविडेंड। एंट्रीम डिविडेंड की क्या एंट्री होगी? एंट्रीम डिविडेंड हम जानते हैं कि कभी कभी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो इस कंडीशन वो साल के बीच में ही अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, मार्केट में अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए साल के बीच में डिविडेंड दे देती है ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका फाइनल डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं, वो अलग डिविडेंड है, ये अलग डिविडेंड है ना। कल को आप उससे सेट ऑफ करना चाहें तो ऐसा नहीं है। तो कंपनी साल के बीच में जब एंट्रीम डिविडेंड का पेमेंट करती है तो एक अकाउंट सेपरेट खुलती है, जैसे डिविडेंड बैंक होता है वैसे एंट्रीम डिविडेंड बैंक अकाउंट होता है। तो एंट्रीम डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा जमा कराती है टू बैंक। अब एंट्रीम डिविडेंड का पेमेंट करना है तो एंट्रीम डिविडेंड अपना खर्चा मानती है, एंट्रीम डिविडेंड अकाउंट डेबिट, और ये जो एंट्रीम डिविडेंड बैंक अकाउंट है यहाँ से चेक इशू कर देती है, तो ये क्रेडिट हो जाता है। एंट्री बनती है एंट्रीम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू एंट्रीम डिविडेंड बैंक अकाउंट। ये लो जी, चेक इशू कर दिए, एंट्रीम डिविडेंड का पेमेंट हो गया। अब ईयर एंडिंग पे, क्योंकि आपने डिविडेंड का पेमेंट तो कर दिया पर इसके लिए कहीं से पैसा कहाँ से आया, और पैसा साल के बीच में पीएनएल थोड़ा बनेगा, पीएनएल तो सबसे एंड में बनता है। तो ईयर एंडिंग में ये जो एंट्रीम डिविडेंड आपने पे किया जो कि आपका खर्चा है इसको पीएनएल से चार्ज करेंगे। ये आपने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और इसको कहाँ से चार्ज किया? इसको चार्ज किया पीएनएल एप्रोप्रिएशन से, जिसको कि अपन अब बनाते हैं सरप्लस इन स्टेटमेंट। जो भी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है उसको डेबिट करके यहाँ से पैसा आपका निकाल लिया जाएगा। यानी पहले पेमेंट होगा फिर उसकी चार्जिंग होगी। तो एंट्रीम डिविडेंड उल्टा आइटम है, यानी पहले आपकी पेमेंट हो जाता है, चार्जिंग उसके बाद में होती है, जबकि फाइनल डिविडेंड की पहले पीएनएल से चार्जिंग होती है उसके बाद उसका पेमेंट होता है। तो दोनों का ऑर्डर जो है वो एकदम रिवर्स है। एंट्रीम डिविडेंड का पहले पेमेंट होता है बाद में चार्जिंग होती है, फाइनल डिविडेंड की पहले चार्जिंग होती है और बाद में पेमेंट होता है। तो देखिए अभी अपन क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं।
लिखा है द अकाउंट्स ऑफ मिडलैंड इंडस्ट्री लिमिटेड शोड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,05,400 है। ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,05,400। हम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L बना रहे हैं। आउट ऑफ इट डायरेक्टर डिसाइडेड टू प्लेस 20,000 टू जनरल। अब इसमें से हम वो चाहते हैं कि डायरेक्टर क्या क्या एलोकेशन करने, क्या क्या अप्रोप्रिएशन करने, तो जो जो ये कहे वो कर देना, वो लेस कर देना। भाई हमारा प्रॉफिट 1,05,400 है, अब हम उसमें से चाहते हैं 20,000 रिजर्व में डालें, तो लिखो 20,000 ये रिजर्व में जाएगा। एंड 5,000 टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, 5,000 डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जाएगा। जो जो जहां जहां अकाउंट में डालने हैं वो लेस करते जाएंगे, अपन यहाँ नाम लिखते जाओ और उनका अप्रोप्रिएशन करते जाओ। द डायरेक्टर फर्दर रिकमेंडेड टू प्लेस 10,000 टू स्पेशल रिजर्व टू प्रोवाइड फॉर कंटीजेंसीज। ये लो 10,000 स्पेशल कंटीजेंसी रिजर्व में भी डाल देते हैं। फिर आपको कहता है एंड टू पे बोनस एट द रेट ऑफ 2.5% ऑफ द प्रॉफिट टू एम्प्लॉई। प्रॉफिट का 2.5% आप अपने एम्प्लॉय को देना चाहते हो, तो आपने इस साल प्रॉफिट कमाया कितना है, 1,05,400, तो 1,05,400 का 2.5% यानी 2,635 आप अपने एम्प्लॉय को बोनस भी दे दोगे। आगे द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड ऑन 2,50,000 6% प्रेफरेंस शेयर, तो 2,50,000 का 6%, 2,50,000 का 6% होता है 15,000, 15,000 का आपको प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड भी देना है। एंड 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 3 लाख, तो 3 लाख का 10% 30,000 का आपको इक्विटी शेयर का भी डिविडेंड देना है। were also recommended by the board of director. The recommendation were approved by the shareholder. Shareholder ने ये recommendation जो approved कर ली in the annual general meeting on 12th of August and implemented in due course, और इसको implement कर दिया। Corporate dividend distribution tax rate है 20.56%। डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पे जो टैक्स की रेट है 20.56% है। दो डिविडेंड हमने पे किए हैं, तो 15,000 और एक 30,000। इस 15,000 और 30,000 दो डिविडेंड पे किए हैं, दो डिविडेंड पे 20.56% निकाल दो। ये आपका CDDT हो गया, कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग एंड द पास्ट जनरल एंट्री। देयर वर ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ सरप्लस का, सरप्लस का पहले से ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस भी था, यानी इतना ओपनिंग बैलेंस पहले से था। तो 1873 का ये बैलेंस अब चेंज हो गया है, ये बैलेंस आपका हो गया है 11,887। कितना रुपया आपके पास पहले से है, 1,05,400 आपने कमाया। टोटल प्रॉफिट आपका जो है वो आपका हो गया 1,05,400 प्लस 11,887, ये आपका हो गया 1,17,287, 1,17,287 का प्रॉफिट हो गया। जिन जिन जगहों पे इन्होंने ट्रांसफर करने के लिए कहा था उन सब के नाम आपको यहाँ लिखने होंगे। ये आपका प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये आपका इक्विटी डिविडेंड है, और इन दोनों के ऊपर 20.56 का आपका प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, या CDDT कह लें। इन सब का टोटल ये आता है। अब ऊपर वाले टोटल में से 117,287 में से कुल मिला के 90,283 का आपने अप्रोप्रिएशन कर दिया, यानी डिफरेंट अकाउंट में डाल दिया। तो अब जो आपका बैलेंस है वो आपका आ जाएगा, जितना भी आपका बैलेंस है 27,004 अभी भी आपके पास P&L में पड़े हैं, जो कि आपके जो है बैलेंस अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कि इतना प्रॉफिट जो है वो हमारा आगे चला जाएगा। तो कुल मिला के रूल क्या बना, जो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ लिखो, साल भर में जो कमाया यहाँ लिखो, आपको टोटल प्रॉफिट पता लग जाएगा। उस टोटल प्रॉफिट में से जो जो चीजें उसने लेस करने के लिए कही हैं उसको बोलते हैं एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशंस, उनको यहाँ लेस कर दो, आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा, जो कि अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपका बन जाएगा। देखो ये दोनों आपके डिविडेंड है, इन दोनों पे जब 20.56% निकालोगे तो ये आपका जो अब फिगर आ रहा है ये आ रहा है 9252, क्योंकि टैक्स की रेट हर साल चेंज होती रहती है उस हिसाब से, तो अकॉर्डिंगली ये टोटल भी चेंज हो जाएगा और ये टोटल भी चेंज हो जाएगा। कुल मिलाकर प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है, ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा होगा, करंट ईयर में जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया उसका टोटल करो, जितने भी अप्रोप्रिएशन आपको दिए गए हैं ये सारे के सारे यहाँ लेस हो जाएंगे, और देन क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा। ये आपका पूरा फॉर्मेट होता है किसके लिए, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये कौन सा अकाउंट है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L,
फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर एंडिंग रहेगा उसके हिसाब से। तो ये आपका प्रोसीजर जो है हर क्वेश्चन के अंदर आपका रहेगा।